हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको 12th क्लास का सिलेबस चल रहा है हमारा, साथ में हमने 11th क्लास के सिलेबस को भी स्टार्ट करने का सोचा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारा सिलेबस का सबसे बेसिक चैप्टर, जिसे कहते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए बहुत इजी लगता है बच्चों को। और जिन लोगों ने 9th क्लास नहीं पढ़ी है या फिर ठीक से नहीं पढ़ी है, उनके लिए रिवीजन हो जाता है, क्योंकि हमारे बाकी की सारी चीज़ें, हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे 11th की बात कर लें या 12th की बात कर लें, सभी इस सेल वाले चैप्टर से रिलेटेड हो जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसीलिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में 8 चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, जो भी मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स को मेंशन करती हूं वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब जो रिड्यूस नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन चैप्टर्स को मेंशन किया जाता है। आपकी जो पुराने पिछले साल की जो बुक्स थी एनसीईआरटी में, उसमें चैप्टर 8 ही था ये। अब जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो आप चैप्टर के नाम से सर्च करिएगा, चैप्टर के नंबर से नहीं। ओके, तो सेल की बात करेंगे हम। सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है। क्या फंडामेंटल यूनिट है, कैसे बोल रहे हैं अपन उसको फंडामेंटल यूनिट। देखिए, हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे हैं, इस अर्थ पे हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम 2 कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज बना सकते हैं। पहला होता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनी का मतलब होता है 1, तो जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, जो एक ही सेल से सरवाइव कर रहे हैं, उन्हें यूनिसेल्यूलर कहेंगे। और जो मल्टीपल सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स जिनके पास प्रेजेंट होते हैं, उनको मल्टी सेल्यूलर कहेंगे। यूनिसेल्यूलर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको अमीबा के बारे में पता होगा। अमीबा को हम 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। तो इसके पास, बेचारे के पास सिंगल सेल है, एक ही सेल है, फिर भी ये सरवाइव कर रहा है। और हम ह्यूमंस जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हमारे पास करोड़ों बिलियंस में सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हम भी सरवाइव कर रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उनकी शेप कैसी होगी, साइज कैसी होगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है, हमारे सेल्स डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर हमारे सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, एक सेल अगर कुछ पर्टिकुलर सेल्स में काम करना बंद कर देते हैं, वो फंक्शनलेस हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गई, पैनक्रियाज के सेल्स काम नहीं कर रहे, तो मुझे डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो सकता है, और भी डिजीजेस हो सकती हैं। तो इसी तरह से अगर सेल्स फंक्शन करेंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन करेगी, इसीलिए इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, फंडामेंटल, क्योंकि हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें हम जानते हैं कि सेल्स ही सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे। मतलब उससे अगर आपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो सबसे पहले वायरॉइड्स ये सब डेवलप हुए थे, फिर प्रायॉन्स आए थे, प्रायॉन्स के बाद फिर हमारे सेल्स डेवलप हुए थे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा इवोल्यूशन, हमारी हिस्ट्री ट्रेस बैक होती है सेल से पहला सिंगल सेल हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे जाके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो आपको समझ में आया, हमने इसको सेल को क्या कहा है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा है। ओके, अब हम आगे देखें तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कही थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, पर कौन से सेल्स को डिस्कवर किया था, डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किए थे वो कैसे थे, डेड सेल्स थे। डेड सेल्स क्यों, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर जो किया था वो वुडन कॉर्क पे किया था। एक वुडन कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, तो उन्हें इस तरह का कुछ बॉक्सेस जैसा, मतलब डिब्बे डिब्बे जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, उसको इन्होंने नाम दिया सेल।
ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने बोला कि कुछ नेट जैसा स्ट्रक्चर या बॉक्सेस जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बना रहा है। ओके, उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक, ये बैक्टीरिया, ये हमारे टार्टर ऑफ टीथ मतलब जो हमारे टीथ के ऊपर येलोइश कलर आ जाता है, उसको स्टडी कर रहे थे। उसको स्टडी करते हुए उनको लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई। लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई इन्होंने क्या देखा? वहां पे बैक्टीरियाज को देखा, लाइव सेल्स को देखा पहली बार। तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक ने। और जो डेड सेल्स हैं उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को कि किसने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया था तो रॉबर्ट हुक कहेंगे। अगर लिविंग सेल के बारे में आ जाता है तो एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक के बारे में बताना होगा। ओके, तो ये दोनों ही डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी से आगे हमारी बायोलॉजी पूरी बेस्ड है। अब ये डिस्कवरी होने के बाद, क्योंकि हमें सिर्फ सेल के बारे में इतना सा पता था कि वो लिविंग भी है, डेड भी होते हैं, बॉक्सेस जैसी कुछ स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का कुछ भी नहीं पता था। उसके अंदर का पता करने के लिए फिर बाद में क्या हुआ? माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब डिस्कवर हुए। उसके बाद हमें सेल के अंदर की चीजों का भी अंदाजा हुआ कि क्या क्या प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, देखिए अब सेल की डिस्कवरी हो चुकी है, टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, ऐसी मशीन्स डेवलप हो चुकी हैं जो सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उनको देख सकती हैं। तो इन सबको समझाने के लिए, पूरे सेल की डिस्कवरी को या फिर पूरे सेल के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी जो है वो एमजे शेल्डन और थियोडोर श्वान ने मिलकर दी थी। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी के बारे में बताया। जो शेल्डन थे ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे, मतलब ये प्लांट्स को लेकर स्टडी करते थे। इन्होंने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया और इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, फिर थियोडोर श्वान जो 1839 में इन्होंने रिपोर्ट किया कि हर एक सेल के पास, चाहे वो, अब ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया था, इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया था। इन्होंने बताया, थियोडोर श्वान ने, कि सभी सेल्स के ऊपर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। उस आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सभी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एक आउटर लेयर, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन्होंने देखा प्लांट सेल्स के पास एक और आउटर लेयर है जिसको सेल वॉल कह रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल्स के ऊपर पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, पर उनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको सेल वॉल कहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो जो सेल थ्योरी में सबसे पहला हाइपोथेसिस दिया गया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल से या सेल के ही किसी प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो इससे हमने बाद में कंक्लूड किया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे अब एक और साइंटिस्ट का नाम आता है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने उस सेल थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए ये बोला कि जो भी नए सेल्स है, अगर हमको नए सेल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें पहले वाले पुराने सेल्स की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनका मेन थ्योरी तो यही थी। और इसको इन्होंने लैटिन में बताते हुए कहा ओमनिस सेल्युले असेल्युला। तो क्वेश्चन जो आता है वो ओमनिस सेल्युले असेल्युला के नाम से आता है, रुडोल्फ विर्चो के नाम से भी आ सकता है कि व्हाट इज द थ्योरी दैट गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, या फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज ओमनिस सेल्युले सेल्युला। ठीक है, तो ओमनिस सेल्युले सेल्युला का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सेल है, उस सेल से ही नया सेल बनेगा। हमारे पास नए सेल बनाने के लिए ऐसा नहीं कि वो हवा में से कहीं से गायब होके आ जाएगा। तो नया सेल हमें प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलेगा। इसमें थ्योरी में उन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं, और सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले के सेल्स हैं, उनसे ही डेवलप हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए इन्होंने बोला कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हर एक सेल में।
अगर आपको थोड़ा बहुत 9th क्लास का याद होगा तो हम उसमें पता चलेगा आपको कि जो भी सेल होते हैं, सेल के पास आउटर लेयर कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, यहाँ पे पीएम। पीएम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक लिक्विड फिल होता है, अंदर एक पूरा लिक्विड फिल होता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये लिक्विड सेमी फ्लूइड फॉर्म में होता है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में। तो सेमी फ्लूइड फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स फॉर्म होता है, वेयर सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस अकर, जहां पे जो भी सेल की एक्टिविटीज है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो होंगी साइटोप्लाज्म में होंगी, ठीक है। दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। अगर किसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, मान लेते हैं किसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, तो उसे डेड माना जाता है, ठीक है। तो सेल को लिविंग रखने का काम किसका है, साइटोप्लाज्म का है। नेक्स्ट, हर एक सेल पे, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सभी के पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स एक्चुअली में क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ऐसे ऑर्गेनल्स का मतलब होता है जो भी सेल के अंदर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, चीजें प्रेजेंट है, उनको अपन ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, उन ऑर्गेनल्स को हम कह रहे हैं राइबोसोम्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब कुछ और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये तो क्या हो गया, राइबोसोम हो गया जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है भाई, मतलब हमारे पास सेल के ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस राइबोसोम के पास नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ओके। दूसरा, इसके पास कुछ और ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनल्स पे क्या होता है, डबल लेयर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन की डबल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो डबल लेयर है या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसमें आते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब चीजें क्या हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स पढ़े हैं या फिर 9th क्लास पढ़ी है तो आपका आइडिया हो गया होगा कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, सभी केमिकल रिएक्शंस कर रहा है। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, राइबोसोम्स का सिर्फ इकलौता फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो कि हमारे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछे जाते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहला है स्मॉलेस्ट सेल। हमारे स्मॉलेस्ट सेल में आता है माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है उसकी लेंथ। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ। ये आपके बुक में दे रखा है पीपीएलओ। इसका मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारे ऑस्ट्रिच के एग का जो सेल होता है। ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा होता है, उसमें से सेल्स आइसोलेट किए हैं, तो वो सबसे लार्जेस्ट सेल देखा गया है। लॉन्गेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो नर्व सेल होता है, ठीक है। अगर किसी नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज अपन नोट करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर प्रेजेंट है। और ह्यूमन आरबीसी जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये इनका डायमीटर कितना होता है, 7.0 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अगर एक और फैक्ट बताती हूँ आपको, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, अगर आपको याद हो, पता हो तो लार्जेस्ट सेल है हमारा एग सेल। जो एग सेल होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, ओके। लॉन्गेस्ट कौन सा है, नर्व सेल, और लार्जेस्ट कौन सा है, ओवम या फिर एग सेल, ओके। अगर फंक्शंस और बाकी सब चीजों की बात करें, उन सभी के बेसिस पे हमने सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। ये सभी जो है वो प्लांट्स के सेल्स हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी सेल्स जो है वो एनिमल सेल्स होते हैं। ये किसके बेसिस पे किया है, उनके फंक्शन के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे,
डिस्क लाइक, अब शेप कैसी भी हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, किसी भी बेसिस पे इनका सेल हो सकते हैं। प्लांट्स के अंदर अलग टाइप के सेल्स होते हैं और एनिमल्स के अंदर अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो हमने अभी तो सेल्स को सिर्फ एक बेसिस पे, न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक भी पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक भी पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता क्या है? प्रो मतलब होता है पुराना, अच्छा एक्चुअली में होता नहीं है, याद रखना है बस, ठीक है। प्रो मतलब पुराना, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो पुराने जमाने का न्यूक्लियस है, मतलब मेरे पास एक कमरा है, उस कमरे में अलमारी नहीं है मेरे कपड़े रखने के लिए, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। मतलब क्या हुआ, ये सेल है, सेल के पास क्या होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, पर इस डीएनए को रखने के लिए कोई अलमारी प्रेजेंट नहीं है, कोई अलमारी जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं कपड़े, कमरे में ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक, पुराने जमाने का घर है भाई, गरीब है ये थोड़ा सा, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक कैसा हुआ, अमीर हुआ, इसके पास अलमारी है, अलमारी का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास अपने कपड़े रखने के लिए, सॉरी इस सेल के पास अपने कपड़े रखने के लिए, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल रखने के लिए प्रॉपर अलमारी प्रेजेंट है, प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, यूकैरियोटिक कह रहे हैं, ठीक है। तो जिसके पास, जो अमीर है वो क्या हो गया, यूकैरियोटिक, जो गरीब है जिसके पास अलमारी नहीं है वो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पूरी डिटेल में बात करेंगे, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, अभी बता दिया, अलमारी नहीं है, गरीब है। एंड ऑर्गेनल्स, कोई भी ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते तो राइबोसोम्स तो प्रेजेंट है, ठीक है। इनके अंदर इस ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से बंदे इसमें आ जाते हैं, देखो सबसे पहला बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया बेचारा छोटा सा जीव है, आएगा ही, है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, गरीब गरीब ऑर्गेनिज्म इनमें इंक्लूड कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म बताया था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर, सबसे छोटे से होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स से भी जल्दी से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इनका शेप और साइज जो है वो वेरी करता रहता है। अब अगर मैं बैक्टीरियाज के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो उनके शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरियाज को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है बैसिलस शेप, बैसिलस का मतलब होता है रॉड लाइक, ये जो आपको बैक्टीरिया के दिख रहे हैं ये रॉड शेप में है, इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं, बैसिलस कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉकस, कॉकस का मतलब होता है स्पेरिकल, कॉकस वर्ड आपने पहले भी सुना होगा और बैसिलस भी सुना है। बैसिलस का अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो एग्जांपल में आता है जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ये कर्ड बनाने के काम में आता है, कर्ड बनाते वक्त अपन लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं। ये बैसिलस क्यों लिखा हुआ है आगे, क्योंकि रॉड शेप में। नेक्स्ट है कॉकस का एग्जांपल है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपने सुना होगा, ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। विब्रियो, इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, कॉलेरा प्रोवाइड, मतलब क्लोरेला डिजीज होती है वो कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट स्पाइरलम, स्पाइरलम ये अच्छा विब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा जैसा लगता है अपन जैसे कॉमा लगाते हैं वैसे शेप के होते हैं, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे हमने देख लिया 4 टाइप के बैक्टीरिया है। सबसे पहला बैसिलस जिसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, कॉकस जो स्पेरिकल शेप के हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एग्जांपल है, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी एग्जांपल है, स्पिरिलम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहला देखेंगे सेल एनवेलप, सेल एनवेलप मतलब जो सेल को कवर कर रहा है, ठीक है। सेल को कवर करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। अगर मैं सिर्फ प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर क्या है,
प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल की बात करें तो उसके पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल की बात करें तो उसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। पर ये प्रोकैरियोटिक क्या है, एक तो अंदर से खोखला है, खाली है, तो ये क्या बाहर थोड़ा सा क्या है प्रोटेक्शन ज्यादा रखता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा मकान जिसके फीके पकवान, ठीक है। तो बाहर से तो बहुत कुछ है, अंदर अंदर कुछ नहीं है, अंदर दुकान खाली है। तो सेल एनवेलप इसके पास मोटा तगड़ा है, इसके पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है सेल को कवर करने के लिए। उसके बाद अपन बात करेंगे मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर्स की। मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर्स ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे, मतलब सस्ता माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो रख नहीं सकते, इतनी अमीरी है ही नहीं इनके पास, तो ये मीजोसोम्स रखते हैं जो उसका काम करेंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड रीजन वो रीजन होता है जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, अलमारी नहीं है पर जेनेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर सेंटर वाले पोर्शन में कंसाइडेड होता है, कंडेंस्ड होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। नेक्स्ट फ्लैजेला, ये फ्लैजेलम जैसी स्ट्रक्चर है, मतलब हंटर जैसी स्ट्रक्चर है जो इसको मूव करने में हेल्प करती है। पिल्ली एंड फिम्ब्रे ये भी मूव करने में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं कहेंगे, कंजुगेशन करने में या फिर फूड मटेरियल को अपने पास लेके आने में मदद करती है। राइबोसोम्स आपको बताया है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हम एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला सेल एनवेलप, ठीक है। सेल एनवेलप मैंने क्या बोला, बाहर से इतना कवर कर रखा है, ऐसे सोचागा कोई कि अंदर तो पता नहीं क्या खजाना छुपा हुआ है, पर अंदर कुछ भी नहीं है भाई, अंदर खाली पड़ा है, अंदर दो तीन चीजें घूम रही हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे सेल एनवेलप में क्या है, इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, 3 लेयर्स से बनी होती है। कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बोला ना 3 दीवारें हैं, हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास भी नहीं है 3-3, तो इसके पास क्या क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स इसकी सबसे आउटर लेयर है। डायग्राम में देखिए, यहाँ पे सबसे आउटर लेयर, ये वाला सबसे आउटर वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा तो ग्लाइकोजन से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ये क्या है, ग्लाइकोजन से रिलेटेड, मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। मैं कार्बोहाइड्रेट्स को CHOs के फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइको मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन प्रेजेंट है जो इसकी आउटर कवरिंग बना रही है। इट इज अ कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। हर एक बैक्टीरिया में इसका कंपोजिशन, मतलब ये कौन से तरह के कार्बोहाइड्रेट से बनेगा वो भी चेंज होता रहता है और उसकी थिकनेस, मोटाई भी चेंज होती रहती है। इट में भी स्लाइम लेयर, ये हो सकता है थोड़ी लूज नेचर की हो, बहुत ढीली ढीली सी हो, तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और अगर बहुत हार्ड फॉर्म में होगी, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं उनमें अलग अलग टाइप की लेयर प्रेजेंट हो सकती है, तो अगर हार्ड होगी तो उसे कैप्सूल कहेंगे, ठीक है, उसे कैप्सूल कहेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स का एक मेजर फंक्शन मैं आपको बताऊं तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हम ग्लाइकोकैलिक्स की मदद लेते हैं। कैसे? अगर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया जो है ये मुझे निमोनिया कॉज करेगा, पर क्या होता है ना, अंदर से सारे बैक्टीरिया एक जैसे लगते हैं, बाहर से हमें आइडेंटिफाई करना है, अंदर तो जाके देखेंगे नहीं सबको, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आउटर लेयर क्या है इसकी, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हर एक बैक्टीरिया में, मतलब हर एक टाइप के बैक्टीरिया का यूनिक होता है। हर यूनिक बैक्टीरिया के पास अपना अपना ग्लाइकोकैलिक्स है। तो इस ग्लाइकोकैलिक्स को, ये जो आउटर लेयर है, इसको आइडेंटिफाई करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया हमें अटैक कर रहा है। हमारी बॉडी भी ग्लाइकोकैलिक्स से ही उसको आइडेंटिफाई करती है। ओके, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। आपने सुना होगा कि हमें जुकाम जो है उसकी कोई दवाई नहीं दे सकते, ठीक है, जुकाम की कोई दवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि जो जुकाम का वायरस होता है, मतलब इन्फ्लुएंजा का, कोल्ड का जो वायरस होता है, वो अपने ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को बार बार चेंज करता रहता है। क्या करता है? अपने ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को बार बार चेंज करता रहता है। इसलिए हम उसके लिए कोई पर्टिकुलर ड्रग या पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बना पाते हैं जो हमारे उस कोल्ड को या उस वायरस को रोक सके, ठीक है। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स सेम रहेगा, जैसे निमोनिया वगैरह इन सब में क्या सेम रहता है, फिक्स रहता है इनका ग्लाइकोकैलिक्स,
तो हम उसके पर्टिकुलर मेडिसिन जनरेट कर लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको दवाई दे देते हैं। पर कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया जिसका ग्लाइकोकैलिक्स फिक्स ही नहीं है, बार बार चेंज होता रहता है, तो क्या करेंगे? फिर उसके लिए हम दवाई बना ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी वॉल है सेल वॉल। नेक्स्ट लेयर है जो मिडल लेयर कहलाती है सेल वॉल। ये सभी प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है, सभी तरह के प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बैक्टीरिया को या फिर जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको शेप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, शेप प्रोवाइड करेगा और साथ में स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। साथ में बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से भी बचाता है। हो सकता है कि वाटर भर जाए उसके अंदर, ठीक है, पानी बहुत सारा उस बैक्टीरिया के अंदर फिल हो जाए, तो उस वाटर फिल होने की वजह से ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो बर्स्ट होने से रोकने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? सेल वॉल हेल्प कर रही है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर मिडल लेयर क्या हो गई? सेल वॉल। ये जो रेड वाली दिखाई दे रही है ये सेल वॉल है। थर्ड लेयर आ जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इनर लेयर होती है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल का मतलब होता है जो परमिशन दे सकती है। ठीक है, जो परमिशन देती है आने और जाने की, अंदर आना और जाना डिसाइड करने वाली लेयर। कौन अंदर जाएगा? मतलब ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट जैसा मान लो गेट लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे चौकीदार से पूछ के जाना पड़ेगा कि अंदर जाना है या नहीं जाना। तो सेमी परमिएबल, सेमी का क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ चीजों को अलाउ करती है और कुछ चीजों को नहीं जाने देती, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल कह रहे हैं। और ये बाहर की चीजों से इंटरैक्ट करती है। ठीक है, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। जैसे कि यूकैरियोट्स में होती है वैसे ही प्रोकैरियोट्स में भी सेल मेम्ब्रेन सेम होती है। ओके, तो दोनों का, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो सेल एनवेलप की बात हुई हमारी। सेल एनवेलप में हमने देखा तीन तरह की लेयर्स है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तीनों लेयर समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल एनवेलप के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम के नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बैक्टीरिया की सेल एनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक स्टेनिंग मेथड निकाला। स्टेनिंग मेथड मतलब क्या होता है? कलर करने का। बच्चे कलर करते हैं ना, वैसे इन्होंने बैक्टीरिया को कलर कर दिया, इनका बचपना छूट नहीं रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सेल एनवेलप को कलर करके, मतलब उसमें कलर करने का एक प्रोसीजर निकाला कि हम बैक्टीरिया को अलग अलग कलर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? दो टाइप के बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किए, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम क्यों लिखा है भाई? नाम है इनका क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव मतलब जिनके ऊपर कलर चढ़ गया, इन्होंने कलर करने की कोशिश करी, उस पर कलर आ गया तो वो ग्राम पॉजिटिव हो गए। और जिन पे कलर नहीं आया उन्होंने कह दिया ये क्या है? ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम स्टेन नहीं शो करते। देखो, तो एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है ग्राम नेगेटिव, जैसे हमारा इस्टीरिया कोलाई, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इकोलाई। जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है वो कैसा है? ग्राम नेगेटिव है। और स्टेफाइलोकोकस ऑरिसिस ये कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है। स्टेफाइलोकोकस, कोकस वर्ड आ गया, देखो स्पेरिकल शेप का होगा। ओके, तो इस तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दिया। अब इन्होंने कैसे डेवलप किया, क्या किया था उसमें? इन्होंने एक पर्टिकुलर टेक्निक बनाई कि स्टेनिंग करने की। एक स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट स्टेन होता है, और आयोडीन का यूज किया। इन दोनों का यूज करके इन्होंने पर्पल कलर दिया सेल्स को। तो अगर किसी सेल के ऊपर पर्पल या वायलेट कलर चढ़ जाता है तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? ग्राम पॉजिटिव। और अगर पर्पल या वायलेट कलर नहीं चढ़ पा रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है, उसमें आयोडीन कैसे यूज करता है, मॉडिफायर की तरह काम करता है, वो फिक्सेटर की तरह काम करता है, सब कुछ अपन पढ़ेंगे, पर वो हायर क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मीजोसोम, सस्ता माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल रहे हैं इसको? सस्ता माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही फंक्शन करेगा पर वैसा दिखता नहीं है।
ठीक है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब मेम्ब्रेन से अटैच हैं। हमारी जो 3 मेम्ब्रेन्स है ना उससे अटैच हैं। ये रहा हमारा मीजोसोम। ये आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्टली किससे अटैच है? मेम्ब्रेन से। यहाँ देखो, ये मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हो रखा है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जा रही है, उससे मीजोसोम बन रहा है। इट इंक्लूड्स वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, वेसिकल्स होती है। वेसिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे बबल्स। इन बबल्स में कोई ना कोई प्रोडक्ट भर देता है अपना सेल। ठीक है। ट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। लैमेले ये लाइनिंग बनाती हैं। लैमेले क्या करती है? लाइनिंग बनाती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो हमेशा इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। वो इंजन कहलाता है, मतलब वो एनर्जी जनरेट करता है। उसी तरह से मीजोसोम भी यहाँ क्या कर रहा है? एनर्जी जनरेट करने का काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। इसीलिए तो कहा था सस्ता माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन मीजोसोम के बहुत सारे काम है। सबसे पहला वो सेल वॉल बनाता है। दूसरा फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन भी करवाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन करवाता है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू द डॉटर सेल्स, जो क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मल सेल मतलब हमारे जो पेरेंट सेल है उससे सेल डिवीजन के फॉर्म में, सेल डिवीजन के दौरान डॉटर सेल में चले जाएं, उसका भी ध्यान कौन रखता है? मीजोसोम। रेस्पिरेशन करवाता है, सिक्रीशन करवाता है। रेस्पिरेशन में ही एनर्जी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपने प्रोसेस पढ़ी हुई है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसी में एटीपी का जनरेशन हो रहा है। इसलिए हम क्या करें? सस्ता माइटोकॉन्ड्रिया। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हुआ? उसका एंजाइमेटिक कंटेंट या फिर जो हमें केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए एरिया चाहिए था वो इंक्रीज हो चुका है इसकी वजह से। तो मीजोसोम के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम के बारे में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, तो याद रखिएगा, क्योंकि मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया भाई भाई। नेक्स्ट, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा कंपनी नहीं, क्रोमा कलर होता है। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर्स जो कलर प्रोवाइड करेंगे, जो क्रोमा प्रोवाइड करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, उसको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। These are the pigment containing, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट मतलब कोई ऐसा लिक्विड जो कलर दे रहा है। ठीक है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स, ये भी इनफोल्डिंग्स है, मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रही है। इन सम प्रोकैरियोट्स, पर किसी किसी प्रोकैरियोट में ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सियानोबैक्टीरिया। इसको हम सियानोबैक्टीरिया पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन सियानोबैक्टीरिया करते हैं, पर इसका एक्चुअली में जो देखा जाए वो सियान एक कलर होता है। जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि सियान कलर क्या होता है। ठीक है, ब्लू और ग्रीन का बीच का कलर होता है, ना तो डायरेक्ट पूरा ब्लू ना तो पूरा ग्रीन, उसके बीच का बहुत लाइट कलर का होता है, बहुत प्यारा कलर होता है, सियान कलर। ठीक है, तो ये सियान कलर के होते हैं, इसीलिए इसको सियानोबैक्टीरिया कहा जाता है। आपने इसका दूसरा नाम सुना हो तो ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो मेल होते हैं, मेल लोग, आदमी लोग जो होते हैं, इन्होंने इसका नाम रख दिया ब्लू ग्रीन एल्गी, पर जो फीमेल आई उसने बोला नहीं, ब्लू ग्रीन नहीं है, ये सियान कलर है, तो सियानोबैक्टीरिया नाम है इसका। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर्स क्या करते हैं? इसमें पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। किसमें प्रेजेंट है? साइनोबैक्टीरिया में। किसी किसी में ही होता है, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग से ही बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने सेल एनवेलप का पढ़ लिया, दूसरा मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स पढ़ लिया। तीसरा है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? सस्ती अलमारी। क्या है न्यूक्लियोइड? सस्ती अलमारी। मतलब एक जगह है, एक कमरे की एक जगह, जहां पे मैंने बहुत सारे कपड़े बस इकट्ठा करके रख रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठा करके एक जगह रख दिए हैं, उसके लिए कोई अलमारी नहीं है, कोई बैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे रखे हुए हैं कमरे में बस, और मैंने उसको डिजाइन कर दिया, उस जगह को बोल दिया कि यहाँ कपड़े रखने की जगह ही है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या करें? न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे हमारे कपड़े क्या है? मतलब डीएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो बीच में जनरली सेंटर के अंदर कंडेंस हो जाता है, और वो सेंटर के अंदर कंडेंस होके कौन सा रीजन बनाता है? जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस, नेकेड, नॉन मेम्ब्रेन कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नेकेड है, सर्कुलर जीनोमिक डीएनए। अब जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है, इस तरह का।
सर्कुलर फॉर्म में जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम होगा, ये एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हमारी तरह 46 हो जाएंगे इस तरह से, तो एक ही क्रोमोसोम रहेगा और सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, कुछ बैक्टीरिया के पास और भी स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास ये इसका मेन डीएनए तो है ही, जो इसका अपन जीनोमिक डीएनए कह रहे हैं, इसके अलावा इसके पास साथ में एक और एक्स्ट्रा बैक्टीरियल डीएनए है, एक और एक्स्ट्रा डीएनए है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर एक और नाम है इसका प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है जो इसको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है उसको कोई एक्स्ट्रा फीचर क्या चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो वो एंटीबायोटिक से बच जाएगा, मतलब अगर अपन कोई एंटीबायोटिक लेंगे तब भी वो बैक्टीरिया मर नहीं पाएगा, हमें कोई और एंटीबायोटिक या और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने क्या जनरेट किया है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, वो प्रेजेंट है, पर किसी किसी बैक्टीरिया में ही होता है भाई। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, कुछ अलग से फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, जैसे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास डीएनए है, हमारे पास डीएनए है जो इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, और साथ में कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकता है। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, उसको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करना, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये देखो, ये रहा प्लाज्मिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैजेला की। फ्लैजेला एक विप लाइक स्ट्रक्चर है। विप जानते हैं, हंटर, वो अपने मूवी में देखा होगा, सीता गीता मूवी देखी है किसी ने, बहुत पुरानी मूवी है, शायद देखी नहीं होगी आप लोगों ने। उसमें वो एक जो श्रीदेवी होती है वो हंटर चलाती हुई लोगों को मारती रहती है, तो हंटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दीज आर द थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, फिलामेंट मतलब धागे जैसे एक्सटेंशन होते हैं, सेल वॉल से निकलते हैं फॉर द मोटाइल बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरिड इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इनका नंबर, कितने फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बेसिस पे अलग अलग हो सकता है, उनका शेप भी अलग हो सकता है और अरेंजमेंट भी। बैक्टीरियल फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, किसी भी एक फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला फिलामेंट, जो लॉन्ग वाला पार्ट है, इस फ्लैजेला को देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको फिलामेंट कहेंगे। फिर आता है हुक, ये जो जिस पोर्शन से ये बॉडी से, ये बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच होता है उसे हम हुक कहते हैं। बेसल बॉडी, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है जो एक्चुअली में एम्बेडेड है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर एम्बेडेड है, उसे बेसल बॉडी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। ये मैं आपको बना देती हूँ, ये फिलामेंट वाला पार्ट हो गया जो लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो रीजन जो बैक्टीरिया की सेल बॉडी से अटैच है, उसके बाद जो वो रीजन यहाँ पे जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है, तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है फिलामेंट पोर्शन, ठीक है। अब देखो इस तरफ देखिए डायग्राम ठीक से, ये फिलामेंट वाला रीजन हो गया, ये हुक वाला रीजन हो गया जो ज्वाइंट कर रहा है बैक्टीरिया को और फिलामेंट को, साथ में नीचे की तरफ ये बेसल बॉडी वाला रीजन हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फिलामेंट जैसे ही स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला जैसे ही स्ट्रक्चर होता है, पर साइज में थोड़े छोटे होते हैं, जिनको कहा जाता है पिल्ली एंड फिब्रे। दीज आर द सरफेस स्ट्रक्चर दैट हैव नो रोल इन मोटिलिटी। ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते, मतलब मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो सेक्स प्रोवाइड करना, मतलब कॉन्जुगेशन करवाना, और साथ में फूड के मूवमेंट के लिए होते हैं। पिल्लाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पिल्लाई क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं
ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला ज्यादा लॉन्ग है, सेक्स पिलस उससे छोटे हैं, ठीक है, थोड़े शॉर्ट लेंथ में है। elongated tubular structure made of special protein पिल्लिन, ये पिल्लिन से बने होते हैं, प्रोटीन का नाम है पिल्लिन, उससे बने होते हैं, इसीलिए इसको पिल्लाई कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स, ये बहुत सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। ब्रिसल्स लाइक, जैसे ब्रिसल्स का मतलब होता है जैसे आपके टूथ ब्रश के ऊपर जो दांत होते हैं, ठीक है, जिससे अपन ब्रश करते हैं, टूथब्रश के ऊपर जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है उसे ब्रिसल्स कहा जाता है, वैसे फाइबर्स हैं स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो सेल से बाहर निकल रहे हैं। इन सम बैक्टीरिया दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड टू द होस्ट टिश्यू। फिम्ब्रे का काम क्या है, दूसरे सेल से, दूसरे रॉक से या फिर किसी भी सरफेस से अटैच करने का, मतलब बैक्टीरिया को अगर कहीं पे भी अटैच होना है तो उसके लिए यूज करते हैं फिम्ब्रे। पिल्लाई क्या काम कर रहा है, सेक्स पिल्लाई भी बोलते हैं इनको, जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस करवाते हैं। कॉन्जुगेशन एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो बैक्टीरिया के अंदर ही होता है। ओके, नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में पता है, क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास प्रेजेंट होते हैं, 15 नैनोमीटर और या फिर 20 नैनोमीटर की साइज में होते हैं। ये 2 यूनिट से बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा, राइबोसोम्स हमेशा 2 यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। एक यूनिट बड़ी होती है जिसको लार्ज सब यूनिट कहा जाता है और एक छोटी होती है जिसको स्मॉल सब यूनिट कहा जाता है। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, इसमें से 50s लार्ज सब यूनिट है, नंबर ज्यादा है भाई, मैथ्स करो। 30s स्मॉल सब यूनिट है। 50 और 30s, जब ये वाला 50 हो गया, 50s हो गया, 30s हो गया। अच्छा, ये S क्या है, S का क्या चक्कर है, S मतलब सेडनबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट है सेडनबर्ग, इनको साइंटिस्ट को कोई अकल वकल नहीं है, अपने नाम पे सब कुछ देते चले जाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट है सेडनबर्ग, इन्होंने यूनिट के इसको मेजर करने के लिए, इसको वे करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको वे करने के लिए ग्राम्स में नहीं वे कर सकते इसको, तो इसको वे करने के लिए, इसको वेट करने के लिए, WEIGST वाला वेट, ठीक है, तो वे करने के लिए हमने एक अलग से यूनिट निकाली जिसको सेडनबर्ग यूनिट बोला। तो जो लार्ज यूनिट थी वो 50s की थी और जो स्मॉल यूनिट थी वो 30s की थी। इन दोनों को जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे ये 70s बनाते हैं। अब 70s क्यों हुआ, मैडम आपको मैथ नहीं आती, 50 और 30 तो 80 होता है, ऐसे ही होता है ना, तो मैडम को मैथ नहीं आती, भाई मैडम को मैथ आती है। इनका सरफेस एरिया कवर हो गया। जब लार्ज सब यूनिट ने स्मॉल सब यूनिट को ऊपर से कवर किया तो जो 10s वाला एरिया था, मतलब 10s वाला ये जो छोटा सा एरिया था, ये कवर हो जाता है, इसका सरफेस एरिया गायब हो जाता है, इसीलिए इसको 70s कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो 70s कैसे हुआ, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैच हैं, जिसकी वजह से 10s गायब हो चुका है, वो सरफेस एरिया दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, सेडनबर्ग यूनिट होती है जो वेट को डिफाइन करती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो लार्ज सब यूनिट का इस तरह से दोनों मिलके 70s बना रहे हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। हमें आरएनए से प्रोटीन बनाना है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। इसमें राइबोसोम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, यहाँ पे आरएनए आ जाता है और ये प्रोटीन बनाएगा, किसी तरह से बनाएगा, ठीक है। Several ribosomes may attach to a single mRNA to form a chain called polyribosomes. अगर बहुत सारे राइबोसोम, ये देखो बहुत सारे राइबोसोम्स आ गए, ये बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही mRNA पे आकर चिपक गए हैं, इनको एक ही mRNA पसंद आ रहा है भाई, सारे राइबोसोम्स एक ही mRNA पे आके चिपक गए हैं, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। पॉली समझ रहे हैं, पॉली मतलब मैनी, राइबोसोम राइबोसोम, तो बहुत सारे राइबोसोम एक साथ आके चिपक गए हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम कहा जाता है पॉलीसोम। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलीराइबोसोम, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉलीसोम कंफ्यूज हो जाते हैं। राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एमआरएनए को प्रोटीन बना रहे हैं। ये ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम्स हैं, और ये पर्पल कलर का जो थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन निकलता जा रहा है इसमें से, ठीक है।
तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टॉपिक है हमारा इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल। नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करेगा। मतलब हमें फूड बनाना है, वाटर बनाना है, वाटर चाहिए बॉडी सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को जो भी मटेरियल चाहिए वो इसको स्टोर करके रखेगा किसमें, इंक्लूजन बॉडीज में। सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये देखो, ये इंक्लूजन बॉडीज है, आराम से घूमती रहती है, कोई मतलब नहीं है इनको। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, नाम से पता चल रहा है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। क्या होगा उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर क्या होगा, फॉस्फेट होगा। साइनोफियन ग्रैन्यूल्स मतलब साइनोफिशियन, जिसके अंदर सियान कलर के कोई ना कोई मटेरियल्स प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। गैस वैक्यूल्स जो कि गैस को स्टोर करके रखेगी। तो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं ये गैस वैक्यूल्स, एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और पर्पल और ग्रीन कलर के कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें भी ये गैस वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। गैस वैक्यूल्स, इसमें कोई भी तरह की गैस हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, CO2 भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको फाइनली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं फिर से समझाऊं तो हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहला हमने देखा है बाहर वाली लेयर जो है उसको कहते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में क्या क्या था आपको याद हो, सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर्स प्रेजेंट थी सेल एनवेलप में। फिर हमने पढ़ा मीजोसोम्स का स्ट्रक्चर। मीजोसोम्स जो इनफोल्डिंग से बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं, उनको मीजोसोम्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के छोटे भाई, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमेटोफोर्स जो क्रोमा कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, सियान कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर राइबोसोम्स देखते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, उसमें 2 यूनिट्स होती हैं, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। फिर आती है हमारी इंक्लूजन बॉडीज जो कि स्टोर करती हैं रिजर्व मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा में मटेरियल प्रेजेंट है उसको स्टोर करने का काम कर रही हैं, ओके। तो ये हुए हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया उसको रिपीट करके देखिए। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।